इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है उस एडवांस समय को दिखाते हुए जब इंसान सोचा करते थे कि एलियन सिविलाइजेशन सिर्फ दूसरे ब्रह्मांड से ही आ सकती है, इसीलिए उन्हें पृथ्वी के चारों तरफ घेराबंदी कर देनी चाहिए और बाहर के खतरों से प्रोटेक्ट रहना चाहिए। बट उन्हें क्या पता कि एलियंस तो कहीं और से आने का प्लान बना रहे। सारी चीजें एकदम नॉर्मल से चल रही थी, बट अचानक पैसिफिक ओशन में एक गेट ओपन होता है। ये गेट दूसरी दुनिया का एक पोर्टल था जिसमें से बड़े बड़े एलियंस निकलने लगे थे। इन एलियंस का साइज किसी इमारत जैसा होता है जो अब बाहर निकलकर पास ही वाले शहर में तबाही मचाने लगे। उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली गई और वो तबाही पे तबाही मचा रहे थे। इन एलियंस ने बड़े अनजान तरीके से पृथ्वी पर अपना पोर्टल ओपन किया और अब पता नहीं कितने क्वांटिटी वाले क्रिएचर्स पृथ्वी पर आने वाले हैं और वो तबाही तो मचा कर ही रहेंगे। कई सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं, जो बहुत बुरी बात है। सारे कंट्री के मिलिट्री फोर्सेस इसका समर्थन कर रहे थे और उन क्रिएचर्स को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मारने के लिए उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करना पड़ रहा था, जिससे कि उनके भी रहीवासियों को डैमेज पहुंचता है। आसपास का वातावरण एकदम से बिगड़ गया था। इन सारे क्रिएचर्स को काइजू नाम दिया गया है, जो पानी के अंदर से बाहर निकलते थे और हमला करते थे। अब एक समय के बाद इन काइजूस की वजह से आर्थिक स्थिति एकदम से खराब हो चुकी थी। हर एक कंट्री अब यही सोच रही होती है कि इन काइजूस को कैसे मारा जाए, तो इसीलिए अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है जिसमें कंट्री के हर एक सोल्जर और हर एक बिजनेसमैन सामने आएंगे। दुनिया के बहुत सारे सबसे बड़े बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया। वो नहीं चाहते थे कि इन क्रिएचर्स की वजह से और ज्यादा आर्थिक स्थिति का नुकसान हो, तो अब यहाँ कोलैबोरेटिव एफर्ट डालकर वो एक मिशन करने लगे। दरअसल उनका मानना ये था कि उन सारे काइजू से लड़ने के लिए हमारे पास भी उतने ही बड़े सोल्जर्स होने चाहिए, तो इसीलिए उनकी बनावट को ध्यान में रखकर बड़े बड़े रोबोट्स बनाए गए। ये रोबोट्स आम रोबोट्स की तुलना में कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं और इनके अंदर वो सारी काबिलियत डाली गई जिससे कि वो क्रिएचर को आसानी से हरा दे। जल्द से जल्द इन बड़े रोबोट्स को बनाने का प्लान चालू कर दिया गया और इनका प्रोडक्शन एकदम भारी मात्रा में चलने लगता है। सभी को यही होप थी कि ये सारे रोबोट्स उन खतरनाक क्रिएचर्स को मार गिराए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं किया गया तो सारी जगह एकदम से तबाह हो जाएगी इन क्रिएचर्स द्वारा। बट प्रॉब्लम ये थी कि इन सारे रोबोट्स का साइज बड़ा होने के कारण इन्हें कंट्रोल करना भी मुश्किल होता था। जब इसके ऊपर टेस्टिंग की गई एक एक सोल्जर को उसके अंदर डालकर देखने की, तो पता चलता है कि जो पायलट उस रोबोट को कंट्रोल करता था उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, यानी इतना भार उसके दिमाग पर आ जाता कि उसकी हालत खराब हो जाती। इससे पता चल रहा था कि इतने बड़े रोबोट के अंदर एक पायलट बहुत ही मुश्किल वाला काम है। अब इस इंसिडेंट के बाद उस रोबोट के प्रोग्रामिंग पर थोड़े से चेंजेस किए गए। कंक्लूजन ये निकला कि रोबोट को कंट्रोल करने के लिए अब एक पायलट नहीं बल्कि 2 पायलट यूज किए जाएंगे और इन दोनों पायलट्स का अलग अलग दिमाग यूज किया जाएगा उसे कनेक्ट करने के लिए। इसका मतलब उस बड़े से रोबोट को कंट्रोल करने के लिए दोनों के दिमाग एक साथ काम करेंगे और इससे किसी के भी दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन एक कंडीशन थी कि उन दोनों का दिमाग एक दूसरे से सिंक होना चाहिए, तभी वो बड़े से रोबोट के हर मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएंगे। अब इसी तरीके से उन पायलट्स को रिक्रूट किया गया और उन्हें लगातार ट्रेनिंग देते हुए रोबोट्स को कंट्रोल करना सिखाया। काइजूस का लगातार आना चालू था और वो तबाही मचा ही रहे थे। बट जब इन रोबोट्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उन्हें लड़ाई करने के लिए भेज दिया गया। रोबोट्स के अंदर तो एडवांस वेपन मौजूद थे जो उन क्रिएचर्स को मारने के लिए काफी हैं। वो सभी पायलट्स कोऑर्डिनेशन बिठाकर रोबोट की मदद से उन सारे क्रिएचर्स को मारने लगे जो पानी से बाहर आए थे। यानी उनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। एक एक करके जितने भी क्रिएचर थे सबको खत्म कर दिया गया और अब तो लोगों को भरोसा हो चुका होता है कि जब तक ये रोबोट्स हैं तब तक उन्हें क्रिएचर से डरने की कोई जरूरत नहीं। हर जगह ट्रैकिंग सेंटर्स बना दिए गए थे जो उन क्रिएचर्स के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देते। जहां भी काइजूस दिखते ये सारे रोबोट्स उस जगह पर ट्रैक करते हुए पहुंच जाते। उन क्रिएचर्स को खत्म करने में उन्हें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब यहाँ ऑलमोस्ट उन पायलट्स और रोबोट्स ने काइजूस को खत्म कर दिया था। सभी लोग तो अब काइजूस का मजाक भी उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें पता है कि वो मरने ही वाले हैं उन रोबोट्स द्वारा। इसीलिए आसपास के सभी लोग एकदम बेफिक्र हो गए और उन्हें क्या अंदाजा कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। ये खतरा पहले से भी बहुत खतरनाक होगा जिसका शायद वो बड़े रोबोट्स भी मुकाबला ना कर पाए। हमें तो अब यहाँ पर एक हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर कई सारे पायलट्स और क्रू मेंबर्स काम किया करते थे। अचानक उनके यहाँ पर एक अलार्म बजने लगा जो काइजू की वजह से हो रहा था, यानी कि काइजू अब आ चुका है, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द रेडी होना पड़ेगा उसे मारने के लिए। सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और हमें अब 2 भाई दिखाई दे रहे थे। सभी लोग एकदम से चौकन्ने हो गए थे और रोबोट को एक्टिवेट करने के लिए निकल जाते हैं। हमें 2 भाई दिखाई जा रहे थे जिनका नाम रायली और येंसी होता है। ये दोनों जुड़वा भाई उस बड़े से रोबोट को साथ मिलकर चलाते थे, यानी कि वो उस बड़े से रोबोट के पायलट्स हैं जो कि उसे चलाते हैं। रायली और येंसी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था और वो तब से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं।
जितने भी काइजूस अब तक आए थे उन्होंने इसी रोबोट का यूज करके उन्हें मार दिया था। इस बार भी वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो इस क्रिएचर को मार कर रख देंगे। येंसी और राइली बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे इस काम को करते हुए और अब उन्होंने अपना सूट पहन लिया। ये सूट उस रोबोट के अंदर जाकर कंट्रोल करने में मदद करता था। उनके दिमाग को अच्छी तरीके से कनेक्ट किया गया रोबोट से और अब वो सब पूरी तरीके से रेडी थे क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए। पर उन्हें क्या पता कि इस बार की कंडीशन बाकियों से काफी अलग है। येंसी और राइली तो बताए गए डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी कि पैसिफिक ओशियन में। उस जगह पर काफी सारा पानी भरा हुआ था, लेकिन इस रोबोट के लिए छोटी बात होती है। वो रोबोट ही इतने बड़े होते हैं कि वो आराम से पानी में जा सकते हैं। उसी पानी के अंदर अब हमें वो काइजू दिखाया गया जो बाकियों से तो काफी बड़ा और खतरनाक होता है। देखने से यही लग रहा था कि ये सारे काइजूस दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं। बट फिर भी येंसी और राइली ज्यादा कुछ नहीं सोचते और उस क्रिएचर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। हेडक्वार्टर में बैठे हुए सभी क्रू मेंबर्स उन्हें लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कंडीशन क्या है। अब सबसे पहले येंसी और राइली उस क्रिएचर के पास जब पहुंचते हैं तो वो काफी डर गए, क्योंकि ऐसा क्रिएचर उन्होंने नहीं देखा था। अब तक जो भी क्रिएचर आते वो या तो उससे छोटे होते या फिर कम खतरनाक होते हैं। इसका तो फेस से लेके साइज भी अलग स्ट्रक्चर का होता है। सबसे पहले येंसी और राइली ने कोऑर्डिनेट करके हमला किया तो वो क्रिएचर भी उन पर पलटवार करता है। यहाँ तक कि काइजू ने रोबोट के कई सारे सिस्टम को खराब भी कर दिया था। अब ये चीजें येंसी और राइली कैसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके से डैमेज मिलता रहा तो उनका रोबोट डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसीलिए अब येंसी और राइली ने जोरदार इलेक्ट्रिसिटी का झटका दिया। इस झटके से वो काइजू दूर जाकर गिर जाता है, यानी इससे लगने लगा कि शायद वो मर चुका होगा और येंसी और राइली तो खुश होने लगे। बट कमांड सेंटर में मौजूद क्रू मेंबर्स उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी भी वो क्रिएचर मरा नहीं है, उसकी ताकतें और ज्यादा लग रही हैं, इसीलिए उन्हें वापस आने के लिए कहा जा रहा था। पर येंसी और राइली इस तरीके से अपना मिशन आधे अधूरे में छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने अब ठान लिया कि वो इस क्रिएचर को खत्म करके ही रहेंगे। वो क्रिएचर तो पानी में से तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब येंसी और राइली का ध्यान दूसरी तरफ होता है तभी उस काइजू ने उन पर झपट्टा मार दिया। काइजू के इतने नुकीले नाखून होते हैं कि उसने तुरंत ही रोबोट का एक हाथ तोड़ दिया होता है, यानी ये वही हाथ था जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी के झटके देते थे। अब वो इस काइजू के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल पंचेस का तो उसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। येंसी और राइली की कंडीशन अब इस समय बहुत खराब हो चुकी होती है। उन्हें यहाँ से किसी भी हालत में निकलना होगा। पर अचानक उस क्रिएचर ने रोबोट के सर के अंदर हाथ डाला जहाँ येंसी और राइली उसे कंट्रोल करते थे। उसने तुरंत ही येंसी को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चला गया। राइली अपने भाई को नहीं बचा पाता और उसका सिर्फ हेलमेट मौजूद होता है। इन चीजों से एक बात क्लियर थी कि उस क्रिएचर ने येंसी की जान ले ली है। राइली एकदम हताश हो चुका था, बट अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। उसने अब रोबोट की बाकी बची हुई पावर का यूज किया और वहां पर एक ब्लास्ट कर दिया होता है। वो एक लेजर बीम फायर करता है जो सीधा जाकर उस बड़े से काइजू के ऊपर लगी। वो पावर कंट्रोल नहीं कर पाता और वहां धमाके की वजह से काइजू की मृत्यु हो जाती है। बट इस पूरे प्रोसेस में राइली का जो वो रोबोट था बहुत घायल हो चुका होता है। उसके आधे से ज्यादा सिस्टम काम करना बंद कर दिए थे, तभी भी वो किसी भी तरीके से किनारे पर आ गया। किनारे पर रोबोट एकदम से डीएक्टिवेट हो जाता है। राइली भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था और उसके बॉडी पर कई सारे चोटों के निशान थे। राइली बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि इस मिशन में पहली बार उसके भाई की जान गई। फैमिली में उसके भाई येंसी के अलावा और कोई भी नहीं था। एक तरीके से वो एकदम अकेला हो चुका है। जल्द से जल्द अब रेस्क्यू डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचते हैं और राइली का इलाज करते हैं। अब इतने सालों में ये पहली बार इंसानों की हार हुई है। एक ऐसा काइजू जो बाकियों से काफी अपग्रेडेड था, उसने रोबोट की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसी रोबोट को बनाने के लिए कई बिलियन डॉलर्स लगे थे। तो जब ये सारी न्यूज चारों तरफ फैल जाती है तो वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेसमैन जिन्होंने इन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किया था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होते हैं। अब तो वो सब इस पूरे प्रोग्राम के हेड जिसका नाम मार्शल था उससे बात कर रहे होते हैं। मार्शल वो था जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया होता है। उसके ही बदौलत ये सारे रोबोट्स इंसानों की प्रोटेक्शन करते आ रहे हैं और काइजू का खात्मा करते हैं। बट वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेसमैन को यही लगने लगा था कि ये रोबोट काइजू से लड़ाई नहीं कर सकते। काइजू भी इन रोबोट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और उन्हें पहले से ही पता है कि ये सारे रोबोट्स किस तरीके से काम करेंगे। तो ऑब्वियस बात होती है कि इन रोबोट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एकदम से बेकार हो चुका है और अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वर्ल्ड लीडर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। मार्शल उन सभी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर उन्होंने अपना डिसीजन बना लिया था। उन वर्ल्ड लीडर्स ने मार्शल से कहा कि जितने भी रोबोट्स मौजूद हैं उन्हें हांगकांग के मिलिट्री बेस तक छोड़ दिया जाए। उन्हें वहीं पर रखा जाएगा जो आज के बाद कभी यूज नहीं किए जाएंगे। मार्शल अब एकदम से मजबूर हो चुका था। उसे ये प्रोग्राम बंद नहीं करना है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि आगे चलकर खतरा और बढ़ने वाला है। भले ही वर्ल्ड लीडर्स ने ये सारी बातें बोलकर इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है,
लेकिन मार्शल ने सोचा कि वो एक अच्छी टीम बनाएगा जो इन रोबोट्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करे और उन बड़े बड़े क्रिएचर्स को मार गिराए, पर इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मार्शल इन सारी चीजों में लग गया। मार्शल तो अब अपनी टीम बनाने के लिए सबसे पहले चला गया राइली के पास। राइली वही था जो अपने भाई के साथ रोबोट को कंट्रोल किया करता था और लास्ट टाइम उसका भाई बहुत बुरी तरीके से मारा गया। मार्शल राइली के पास पहुंचकर उसे समझाता है कि तुम्हें वापस से हमारी टीम में ज्वाइन होना पड़ेगा। इन क्रिएचर्स की संख्या इन फ्यूचर जाकर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बट राइली इन चीजों के लिए अब इनकार कर रहा था। अपने भाई की इतनी बुरी तरीके से मौत होने के बाद उसने ये प्रोग्राम छोड़ दिया है। वो अब इन रोबोट्स को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा। राइली अब पूरा कन्विंस हो चुका था कि वो इस चीजों में शामिल नहीं होना चाहता, बट मार्शल उसे समझाने लगा कि भले ही तुम इससे कितना भी दूर भाग दो, लेकिन तुम जैसे पायलट्स की हमें जरूरत है, और अगर तुम नहीं होगे तो इंसानियत को कोई बचाने वाला नहीं होगा। उसके बाद इस पृथ्वी पर रहकर मतलब ही क्या। राइली को यहाँ पर मार्शल की बात एकदम करेक्ट लगती है, इसीलिए उसने बहुत सोचने के बाद इस चीज के लिए हाँ कर दी थी। अब मार्शल सीधा राइली को लेकर सीधा हांगकांग के उस बेस पर पहुंच गया जहां बाकी सारे रोबोट्स रखे गए होते हैं। लास्ट टाइम उन रोबोट्स को जितने भी डैमेजेस हुए थे वो अब ठीक कर दिए गए, यानी ये रोबोट्स अब यूज करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हैं। सिर्फ अब जरूरत है तो कुछ काबिल पायलट्स की जिनका दिमाग एक दूसरे से अच्छी तरीके से सिंक हो जाए। राइली जब वहां पर पहुंचता है तो उस जगह पर 4 बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं। इन रोबोट्स के ऊपर वर्कर्स लगातार काम कर रहे थे उन्हें बेटर बनाने के लिए। अब मार्शल राइली को सब चीज बताता है और साइड में उसकी एक स्टेप डॉटर मौजूद थी जिसका नाम मार्को होता है। मार्को ने राइली के बारे में बहुत कुछ सुना था क्योंकि वो उस समय का स्टार पायलट होता है। उसने अपने भाई के साथ मिलकर बहुत ही डिफिकल्ट मिशन किए थे। अब यहाँ मार्शल चाहता था कि राइली अपने उसी रोबोट जिसे कि वो पहले चलाता था उसे ही कंटिन्यू करे। दरअसल वो रोबोट जिसका नाम मार्क 3 होता है उसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी और इन दोनों लोगों का दिमागी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाकर ही वो रोबोट को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएंगे। अब सिर्फ मार्शल को राइली के लिए एक दूसरा को पायलट ढूंढना था जो उसके ही जितना काबिल हो। मार्को को जब इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वो अपने स्टेप फादर से जाकर कहने लगी कि मुझे को पायलट बनने दिया जाए, मैं राइली के साथ मिलकर रोबोट को कंट्रोल करके उन काइजूस को मार गिराऊंगी। बट मार्शल मार्को को इन चीजों से दूर रख रहा था क्योंकि कई साल पहले इन काइजूस के हमले की वजह से ही मार्को के पेरेंट्स मारे गए, इसीलिए मार्शल नहीं चाहता कि उन काइजूस से मार्को को भी कोई खतरा हो। मार्को इस बात से बहुत उदास हो जाती है और उसके इतने बोलने के बावजूद भी उसे को पायलट बनने की इजाजत नहीं दी जाती। वहाँ दूसरी तरफ को पायलट चुनने के लिए राइली के साथ कई सारे मेंबर्स की फाइटिंग कराई जाती है, पर राइली के स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जो भी फाइटर आता है राइली उसे 10 सेकंड में ही हरा दे रहा था। बट थोड़ी देर में वहाँ पर एंट्री होती है मार्को की। मार्को ने राइली को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर दिया। अब राइली को शुरुआत में लगा कि मार्को को वो आराम से हरा भी लेगा, बट बाद में पता चला कि मार्को भी राइली को अच्छी खासी टक्कर दे रही है। यहाँ तक कि सभी को लगने लगा कि उन दोनों का लेवल एक जैसा है। मार्को ने तो कई बार राइली पर भी पलटवार कर दिया था। मार्शल इन चीजों को देखते हुए अब डिसाइड कर लेते हैं कि राइली के लेवल वाला मार्को ही हो सकती है, इसीलिए मार्को को एक बार को पायलट बनाने का डिसाइड कर लिया गया। राइली और मार्को की ट्रेनिंग अच्छे से खत्म होने के बाद उनकी टेस्टिंग की जाएगी, ये देखने के लिए कि उनका दिमागी कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा बैठता है जिससे कि वो रोबोट को कंट्रोल कर ले। राइली और मार्को को सारा सूट पहना दिया गया और उस रोबोट के अंदर भेज दिया जाता है जो काफी आधुनिक था। इस रोबोट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर सारे वेपन्स मौजूद थे। अब यहाँ सिक्योरिटी टीम सारे पावर सप्लाई करने लगती है और उन दोनों के दिमागों को जोड़ा जाता है। अचानक अब राइली को जब कनेक्ट किया गया तो वो अपने पास्ट वाले विजन में चला गया था, यानी तब के समय में जब उसके भाई पर उस काइजू ने हमला किया होता है। वो उन्हीं सारे विजन्स में एकदम फंसा रह गया जिससे कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मार्को भी कुछ अजीब सोच रही थी। वो तब का समय इमेजिन करती है जब वो छोटी हुआ करती थी और शहर पर बड़े बड़े काइजू ने हमला करके उनके पेरेंट्स को भी मार दिया था। मार्को बहुत ज्यादा रो रही होती है जिससे कि वो अपने दिमागी कोऑर्डिनेशन राइली से नहीं बिठा पाती। इनफैक्ट वो तो आउट ऑफ कंट्रोल भी होने लगी थी। राइली और मार्को का दिमाग एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसीलिए राइली मार्को को देख पा रहा था उसके विजन में। वो तो उसे समझाने की भी कोशिश करता है, बट मार्को एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए अपने रोबोट को कमांड देती है हाथ ऊपर करने का। उस हाथ में इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने वाले वेपन मौजूद थे और अगर जरा सी भी गलती की गई तो ये फायर कर दिया जाएगा और ये पूरा कमांड सेंटर एकदम से डिस्ट्रॉय हो सकता था। कमांड सेंटर वाले जल्द से जल्द इसे रोकने के लिए पावर ऑफ कर देते हैं जिससे कि वो खतरा अभी के लिए टल गया था। मार्को की इस तरीके से अनअवेयरनेस को देखते हुए मार्शल ने डिसाइड किया कि मार्को को को पायलट नहीं रखा जाएगा, उसे को पायलट की पोजीशन से हटा दिया गया। यानी अभी भी उन्हें ऐसे काबिल पायलट्स नहीं मिले हैं जो इन रोबोट्स को उन खतरनाक काइजू के अगेंस्ट यूज कर सके। हमें अब उनकी टीम का न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है।
न्यूटन अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा था उन काइजूस के दिमाग के ऊपर। काइजूस के दिमाग प्रिजर्व करके रखे गए होते हैं। अब न्यूटन ने एक डिवाइस बनाया था जिससे वो इन सभी दिमागों का यूज करके कुछ विजन्स देख सकता है। जब उसने अपने दिमाग से काइजू के दिमाग को कनेक्ट किया तो उसे बहुत ही झटके लगने लगे। वो विजन्स में देख पा रहा था उन काइजूस की दुनिया को जो किस तरीके से इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। काइजूस को वो क्रिएट करते जा रहे थे इंसानी और अलग अलग प्लैनेट्स पर कब्जा करने के लिए। इन सारे क्रिएचर्स का यही काम था कि ये ब्रह्मांड के हर एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके अपने कब्जे में ले ले। यही रीजन से वो पृथ्वी पर भी आए थे, जो कि आगे की जंग अभी बाकी है। न्यूटन ने इतने खतरनाक सीन्स देखे उन क्रिएचर्स की दुनिया के, जो कि वो बता भी नहीं सकता। थोड़ी देर में उसका कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाता है। अब जब मार्शल और उसके कुछ टीम मेंबर्स उस जगह पर पहुंच रहे थे न्यूटन से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो न्यूटन साफ बता देता है उस एलियंस की दुनिया के बारे में। वो कहने लगा कि ये सारे क्रिएचर सालों पहले भी हमारी पृथ्वी पर आए थे। वो तब का समय था जब डायनासोर यहाँ पर हुआ करते थे। बट प्रॉब्लम तब हो गई जब उस समय का एनवायरनमेंट इन काइजूस के रहने लायक नहीं था। वो सब उस समय के लिए तो चले गए, लेकिन तब तक वेट करने लगे जब तक एनवायरनमेंट उनके रहने लायक ना रह जाए। और आज का समय जहाँ चारों तरफ पॉल्यूशन है, ये एनवायरनमेंट उनके लिए बेस्ट हो सकता है। इसीलिए अब वो धीरे धीरे हमारी दुनिया में आकर तबाही मचा रहे हैं। अभी तो नेक्स्ट लेवल वाले काइजू आने बाकी हैं जो सिर्फ इंसानों को मार कर रख देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो नेक्स्ट लेवल वाले काइजूस भी इस दुनिया में आने वाले हैं जो सारी इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं। मार्शल तो न्यूटन को और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है, बट न्यूटन बता रहा था कि जिस काइजू के दिमाग से उसने कनेक्ट किया है वो अब डेड हो चुका है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उसकी ताकत भी कम होती जाती। न्यूटन को अब किसी दूसरे काइजू के दिमाग को यूज करना होगा। मार्शल ने तो इस बात की भी परमिशन न्यूटन को दे दी थी। यानी अब पता नहीं आगे चलकर कौन सी मुसीबत वाली घटना होने वाली है। अचानक अब उन सभी को ये पता चल गया होता है कि समुद्र के अंदर से कुछ और बड़े बड़े काइजूस बाहर निकल रहे हैं। तो अब उन सभी काइजूस को रोकने के लिए उन्हें रोबोट्स को भेजना ही होगा। मार्शल ने अपनी 3 रोबोट्स की टीम तैयार की और उन्हें जल्द से जल्द वहां जाने के लिए रवाना कर दिया। फिलहाल इस मिशन के लिए रायले को दूर रखा जाता है क्योंकि उसका अभी को पायलट मिला नहीं था। जब वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तभी उसे भेजा जाएगा। रायली और बाकी टीम मेंबर्स देखने लगे कि वो तीनों रोबोट्स उन काइजूस से कैसे लड़ते हैं। तीनों काबिल और एडवांस रोबोट्स को पानी के अंदर छोड़ दिया गया, जो कि अब उस काइजू की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही वो काइजू के पास पहुंचते हैं तो पता चला कि वो काइजू बहुत ही बड़ा है। उसके तो बहुत ही अजीब तरीके के टेंटिकल्स थे। वो काइजू तो सबसे पहले सामने वाले एक रोबोट पर हमला करता है और उसे पूरा डिस्ट्रॉय करने लगता है। उस बड़े से रोबोट का एक भी पार्ट नहीं बचा था, यानी कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया होता है। लेकिन दूसरा रोबोट अपने वेपन्स का यूज करता है उस काइजू को खत्म करने के लिए। बट उस क्रिएचर ने अपने मुंह से अजीब तरीके की ब्लू लिक्विड उसके ऊपर फेंक दी होती है। इससे रोबोट के इंटरनल सिस्टम एकदम से खराब होने लगे और उस काइजू को मौका मिल गया उस पर हमला करने का। वो उसे भी मारकर खत्म कर देता है। अब बचा वो लास्ट रोबोट जो पूरी तरीके से उस काइजू से लड़ रहा था। उस तीसरे रोबोट ने तो काइजू को बहुत सारे पंचेस भी मारे और उसे घायल कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि काइजू का नेक्स्ट मूव क्या है। काइजू अब एक अजीब तरीके की एनर्जी जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चारों तरफ फैला देता है। इस रेडिएशन से रोबोट के कई सिस्टम डैमेज हो चुके थे। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर में भी वो रेडिएशन फैलता है और वहाँ से कनेक्शन भी टूट गया था। ऑब्वियस बात होती है कि उस काइजू को हराना इन लोगों के लिए नामुमकिन था और उसने बेचारे तीसरे रोबोट की भी धज्जियां उड़ा दी। यहाँ हेडक्वार्टर पर सभी लोग हताश हो चुके थे। मार्शल भी एकदम से टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर इन काइजूस को रोका नहीं गया तो ये शहर में घुस जाएंगे और तबाही मचाएंगे। इस मोमेंट पर रायली तुरंत ही वहाँ पहुँचता है और कहता है कि मार्को को मेरे साथ जाने दो। हम अपने दिमाग पर कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे और उस पुराने वाले रोबोट का यूज करेंगे जो पूरी तरीके से डिजिटल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा। मार्शल के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसीलिए उसने रायली और मार्को को परमिशन दे दी होती है। रायली मार्को किसी भी तरीके से अपना दिमाग कनेक्ट करते हैं और उस लास्ट वाले रोबोट को लेकर निकल पड़ते हैं काइजू से लड़ाई करने के लिए। उन्हें पता था कि ये काइजू कितना खतरनाक हो सकता है, बट रायली और मार्को के पास अपनी एक टेक्निक थी। वो बाकियों की तरह ना लड़कर सबसे पहले काइजू को चकमा देते हैं। उन्होंने सबसे पहले काइजू के हमले को डॉज किया और फिर उसके ऊपर हमला करने लगे। इन चीजों से काइजू कुछ समझ नहीं पाता और कुछ ही समय के अंदर अंदर उन्होंने उस बड़े से काइजू को भी मार गिराया होता है। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि एक और काइजू बाहर निकल गया था और शहर में तबाही मचाने लगा था। वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जा रहा होता है, पता नहीं किसको मारने के लिए। हमें अब न्यूटन दिखाया गया जो एक बिजनेसमैन के पास आया था। दरअसल न्यूटन इस जगह पर उस काइजू का दिमाग मांगने के लिए आया होता है, जिससे कि वो दूसरी दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। पर बिजनेसमैन ने उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि तुमने जिस दिमाग का यूज करके कनेक्ट किया था, ये सिर्फ एक वे से नहीं होता, बल्कि दूसरी दुनिया के एलियंस भी तुमसे कनेक्ट कर पाए थे
और अभी जो काइजू इस समय शहर में आ रहा है वो तुम्हें मारना चाहता है। वो काइजू तो शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था। सही समय पर राइली और मार्को अपना रोबोट लेकर आ जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं कि वो और ज्यादा तबाही न मचाए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो उनके लड़ाई के कारण धाराशायी हो जा रही थी। अब पता चला कि उस काइजू के बड़े बड़े पंख हैं और उसने रोबोट के बॉडी में अपने पंजे घुसा दिए। वो उसे लेकर और ऊंचाई पर जाने लगा। अगर इतने ऊंचाई से रोबोट को फेंका गया तो वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। राइली और मार्को ने किसी भी तरीके से अपना एक वेपन निकाला और उस काइजू की पूरी बॉडी को 2 टुकड़े कर दिए। रोबोट भी अब तेजी से नीचे गिरने लगा था, पर राइली और मार्को ने अपने रोबोट के अंदर जो बस्टर्स थे उन्हें फायर करने लगे। इससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और वो सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे थे। बाद में ये पता चलता है कि उस मारे गए क्रिएचर की बॉडी में एक छोटा क्रिएचर भी था। उसने भी सभी पर हमला कर दिया होता है, जिससे न्यूटन जान बचाकर भाग रहा था। बेचारा बिजनेसमैन इस पूरे प्रोसेस में मारा गया। अब राइली और मार्को जब मार्शल के पास पहुंचते हैं तो उसने बताया कि हमें वो डोर बंद करना होगा जिसके अंदर से काइजूस दूसरी दुनिया से आ रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए राइली, मार्को, मार्शल किसी भी तरीके से 2 रोबोट्स को लेकर उस जगह पर जाने लगे। अब वो दोनों रोबोट समुद्र के एकदम नीचे पहुंच चुके थे जहां वो पोर्टल ओपन था, पर उन्हें क्या पता कि उस पोर्टल में से कुछ काइजूस बाहर निकल चुके हैं। उनमें से एक काइजू अब तक का सबसे बड़ा काइजू था। उसने तो तुरंत ही अब मार्शल के रोबोट पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उसे काफी घायल कर देता है। राइली और मार्को का भी रोबोट का एक हाथ टूट गया था, बट उसने तलवार की मदद से दूसरे वाले काइजू को मार गिरा। अब वो बड़ा सा काइजू मार्शल के रोबोट को डैमेज दे रहा था और उन्हें समझ गया कि वो जीत नहीं सकते। इसीलिए अब मार्शल ने राइली को इशारा करते हुए एक एटम बॉम्ब वहां पर ब्लास्ट कर दिया। उस बॉम्ब की मदद से सबसे बड़ा वाला काइजू भी मारा जाता है, बट इसमें मार्शल ने अपनी जान गंवा दी। राइली और मार्को उस मरे हुए काइजू की बॉडी लेकर डोर बंद करने के लिए वहां जा रहे थे, पर उनके सामने अभी भी एक घायल काइजू था। किसी की भी परवाह किए बिना अब राइली और मार्को अपनी एनर्जी जमा करते हैं और उसे लेकर अंदर कूद जाते हैं। उन्होंने अपने बॉडी से निकलने वाली हीट की मदद से सबसे पहले उस काइजू को मारा और फिर अपने रोबोट को लेकर दूसरी दुनिया में चले गए। मार्को को सबसे पहले एस्केपिंग पॉड की मदद से वो बाहर फेंक देता है और राइली उस दूसरी दुनिया में जाने के बाद रोबोट के अंदर मौजूद एक बॉम्ब को एक्टिवेट करने लगा। वो भी एस्केपिंग पॉड से दूर चला गया। देखते ही देखते वहां इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो पूरा डोर एकदम से बंद हो गया था। राइली और मार्को सही सलामत ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यानी उन्होंने इंसानियत को बचा ही लिया। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।